केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिए बयान के बाद राणे के खिलाफ 4 अलग अलग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसके बाद शिव सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा। बयान के विरोध में शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के कई शहरों में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो मुझसे डरते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। नारायण राणे ने अपने थप्पड़ वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि अगर मैं वहां होता तो मैं उन्हें थप्पड़ मार देता। उन्होंने कहा कि उस दिन होता तो मैं ऐसा करता, ऐसा मैंने आज के लिए नहीं कहा था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान को लेकर महाराष्ट्र में बवाल छिड़ा हुआ है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारायण राणे के बयान से खुद को अलग कर लिया। फडणवीस ने कहा कि नारायण राणे को मुख्यमंत्री को लेकर बयान देते वक्त संयम बरतना चाहिए था। फडणवीस ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस को लेकर कुछ भूल गए थे तो इस मसले को किसी और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विरोधियों पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वालों ने केंद्रीय मंत्री राणे की गिरफ्तारी पर एक शब्द भी नहीं कहा। स्मृति ईरानी ने कहा कि बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा को जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसी की हताशा में महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र सरकार तिलमिला उठी है कि जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना समर्थन क्यों दिखाया है। ये निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी सरकार में चाहे वो पिछड़ा तबका हो, चाहे वो महिला हो, अगर मंत्री परिषद में उनका इजाफा होता है, उनकी बढ़त होती है, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में तिलमिलाहट। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने हैं। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। वहीं गिरफ्तारी के विरोध में औरंगाबाद समेत कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इस योजना के जरिए देश के सरकारी संसाधनों को बेच डालने का आरोप लगाया। मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मॉनेटाइजेशन किया गया था, तो क्या देश बेच दिया गया था? यूपीए सरकार के दौरान ही एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो क्या देश बेच दिया गया था? स्मृति ईरानी ने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट से 6 लाख करोड़ रुपए आएंगे, इसलिए कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजरों द्वारा कश्मीर को भारत से अलग बताने और पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए बयानों को लेकर पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से एक नोट जारी किया गया है, जिसमें कैप्टन खेमे के मंत्रियों और पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने सिद्धू के एडवाइजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से मांग की है कि वो सिद्धू से कहें कि वो पार्टी और राष्ट्र हित में अपने एडवाइजर मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग से अलग हो जाएं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ फिर बगावत हो गई है। मंगलवार को राज्य के सीनियर मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर पर 3 अन्य मंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रगट सिंह समेत 28 विधायकों ने बैठक करके कैप्टन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की मांग उठा दी। सिद्धू से मुलाकात के बाद इन नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत से बात की और कैप्टन को पद से हटाने की मांग की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में राहुल गांधी ने भूपेश बघेल से मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बेहतर तालमेल का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल की कुर्सी पर अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी तनातनी खत्म नहीं होती
तो पार्टी को मुश्किल हो सकती है। तालिबान के 31 अगस्त वाले डेडलाइन के बाद दुनिया भर में हलचल है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। उन्होंने पेंटागन से कहा कि 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रुकने की जरूरत पड़े तो तैयारी कर ले। Hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. Every day we have troops on the ground. These troops, innocent civilians at the airport, we're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. That's our goal. And our determination to get every American citizen home. G7 देशों ने तालिबान से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा की गारंटी मांगी है। यूरोपियन यूनियन ने G7 में अमेरिका से कहा है कि जब तक जरूरी हो तब तक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जाए। G7 के नेताओं ने यह भी कहा कि अगर आतंकवाद को पनाह मिलती है तो तालिबान जिम्मेदार होगा। तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका को अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की डेडलाइन सुना दी। प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि नेटो की सेना 31 अगस्त तक किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़कर चली जाए। हम इसकी समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वो अफगानिस्तान के काबिल लोगों को न लेकर जाए। उसने कहा कि अमेरिका को डॉक्टरों, इंजीनियरों और पढ़े लिखे लोगों को अपने देश आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के हालात पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों में सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की थी। अफगानिस्तान से भारतीयों और अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने के मिशन को भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि काबुल से जिन 626 लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनमें से 228 भारतीय नागरिक हैं। अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को चुनौती देने की बात दोहराई है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान जो दावा कर रहा है वो उसने पंजशीर के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है, वो बिल्कुल गलत है। पंजशीर पूरी तरह कंट्रोल में है। पंजशीर के लोगों का जोश पूरी तरह से बना हुआ है और वो तालिबानियों से टक्कर लेने को तैयार हैं। उधर तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान पंजशीर की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने नई सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। तालिबान की लीडरशिप काउंसिल की अहम बैठक हुई जिसमें कुछ मंत्रियों के नाम पर मुहर लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक सदर इब्राहिम को अफगानिस्तान का कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान में नई सरकार में वित्त मंत्री का जिम्मा गुल आगा को दिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का गवर्नर मुल्ला शिरीन को नियुक्त किया गया है। अभी तालिबान की कमान मौलवी हब्तुल्लाह के हाथों में है, लेकिन सरकार के चीफ की रेस में मुल्ला बिरादर का नाम सबसे आगे है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन पर आर्थिक प्रतिबंधों की चर्चा के बीच चीन ने फिर से तालिबान का बचाव किया है। चीन ने प्रतिबंध लगाने की खबरों के बीच कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अतीत से सबक लेना चाहिए। चीन ने सबको समझदारी से काम करने की हिदायत भी दी है। चीन की ओर से ये बयान G7 देशों की बैठक से पहले आया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण वाले इलाकों में दुर्व्यवहार की विश्वसनीय रिपोर्ट मिली है। तालिबानी अपने ही नागरिकों और अन्य सुरक्षा बलों को डरा रहे हैं। कई लोगों का कत्ल भी किया गया है। वहीं महिलाओं पर तमाम पाबंदियां लागू की गई हैं। मिशेल बाचेलेट ने मानवाधिकार परिषद से अफगानिस्तान पर नजर रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र को डर है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान उसी क्रूरता के दौर में लौटेगा जैसा पहले तालिबानी शासन के दौरान था।
प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक भूषण के मकान पर बमबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर के बाहर एक के बाद एक 2 बम फोड़ने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। कर्नलगंज मोहल्ले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक भूषण का पैतृक मकान है। बमबाजी की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जज के भाई के मुताबिक तेज धमाके के साथ 2 बम फोड़े गए थे। धमाके की आवाज सुनकर जब वो बाहर निकले तब तक बाइक सवार बदमाश फरार हो गए थे। वाराणसी में गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा के घटते जलस्तर के चलते बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ के पानी के नीचे उतरने के साथ ही इलाके में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और सरकारी अस्पतालों के बेड फुल हो गए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीज अपनी बीमारी के लिए वाराणसी नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रेलवे के जाली पहचान पत्र पर कालका हावड़ा मेल ट्रेन में एक्सप्रेस फेयर टिकट की पर्चियां काटने का पर्दाफाश हुआ है। जीआरपी के शातिर को पकड़ने पर उसके पास से जो पर्चियां मिली हैं, उनके मुताबिक वो 1 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना वसूल चुका था। पूछताछ में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपी के साथ 4 और लोग चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में चढ़े थे और ट्रेन में चेकिंग कर रहे थे। राजकीय रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दौसा में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। 16 साल की स्कूली छात्रा अपने गांव से निजी स्कूल में आई थी। इसी दौरान वहां एक जीप चालक छात्रा को जीप में बिठा कर ले गया। जीप चालक और उसका सहयोगी छात्रा को सुनसान इलाके में ले गए और वहां गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने दौसा भरतपुर सीमा के पास छात्रा को बदहवास हालत में छोड़ दिया। पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया। मेरठ में बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि 12 साल के एक बच्चे का अपहरण कर उसके शरीर से इंजेक्शन लगाकर खून निकाला गया, जिसके बाद बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चे के मुताबिक तमंचे की नोक पर उसका किडनैप किया गया, फिर उसे सुनसान इलाके पर ले जाकर उसका खून निकाला गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा पर चीन की पैनी नजर है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कमला हैरिस की यात्रा पर निशाना साधा। चीनी प्रवक्ता वांग वनबिन ने कहा कि अपने हितों के लिए अमेरिका अन्य देशों को धमका सकता है। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान पर चीन ने पलटवार किया। दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर से मुलाकात की। बैठक में सप्लाई चेन और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हुई। कल कमला हैरिस ने सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। सिंगापुर से कमला हैरिस वियतनाम पहुंची। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी। मुख्य न्यायाधीश जेनेट डिफियोर ने कैथी को न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में गवर्नर पद की शपथ दिलाई। यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रियो कुओमो ने इस्तीफा दिया था। कुओमो ने विधानसभा और सीनेट को इस्तीफा सौंपा। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए। 2 दिन पहले इजराइल की तरफ आग लगाने वाले गुब्बारे लॉन्च किए गए थे। इसी के जवाब में इजराइल ने कार्रवाई की। ये हमले गाजा के दक्षिण में स्थित खान यूनिस और उत्तर में स्थित जबालिया इलाकों पर किए गए। इस हमले के जवाब में हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर मशीन गनों से फायरिंग की। सोल और वाशिंगटन के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच 6 पक्षीय वार्ता के लिए रूसी डिप्टी विदेश मंत्री इगोर मोरगुलोव दक्षिण कोरिया पहुंचे। कोरिया प्रायद्वीप पर शांति और उत्तर कोरियाई परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत ने अपने समकक्ष से मुलाकात की थी। अमेरिकी प्रांत यूटा के स्कूलों में छात्रों के लिए अनिवार्य मास्क नियम के मामले में याचिका दी गई। छात्रों के अभिभावकों के एक समूह ने अनिवार्य मास्क नियम को मंजूरी देने के स्कूल के अधिकारों पर रोक लगाने वाले कानून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। परिजनों का तर्क है कि मास्क मैंडेट नियम बच्चों को स्कूल भेजने या स्वस्थ रखने का विकल्प देता है।
गूगल और एप्पल कंपनियों के ऐप स्टोर पर दक्षिण कोरियाई सरकार लगाम लगाएगी। कंपनियों पर बहुत अधिक बाजार नियंत्रण का आरोप है। दोनों कंपनियां अपने भुगतान सिस्टम का उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर से 30% तक कमीशन लेती है। संसद की कानून और न्यायपालिका समिति कंपनियों को लेकर कानून बनाएगी। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद न्यूजीलैंड में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। नए प्रतिबंध लागू होने के बाद पहली बार 41 नए संक्रमितों की पहचान हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि मामले जल्द काबू में होंगे। सबसे अधिक संक्रमण के मामले वाले ऑकलैंड में पूरे महीने लॉकडाउन लागू रह सकता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाले अमेरिका के सबसे लंबे शख्स इगोर वोवकोविंस्की का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। इगोर वोवकोविंस्की की लंबाई 7 फीट 8 इंच थी। यूक्रेन के मूल निवासी इगोर 7 साल की उम्र में इलाज के लिए अमेरिका आए थे। इगोर की मां ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए इस दुखद घटना की पुष्टि की है। मार्वल स्टूडियो की बहुचर्चित फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। टॉम ओला एक बार फिर स्पाइडरमैन के किरदार में हैं, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड के किरदार में जेदाया नजर आई। इस बार भी डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है।